Hey guys, welcome back to my channel Physiosaurus. In this today's video, I'm going to talk about the posture biomechanics. Okay, तो देखो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था जो हमारा डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल मोमेंट ऑफ फोर्स और इन सभी का केस वाइज हम लोगों ने केस 1 2 ऐसे करके पढ़ा था। ठीक है, तो जो ये वीडियो है, अब यहाँ से जितने भी वीडियोस आएंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको, अगर आप पढ़ रहे हो तो किताब कॉपी लेकर के जरूर बैठना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन रियल लाइफ, इन थ्योरेटिकल पोर्शन, मतलब प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो, कहीं पे भी ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्योंकि यहीं से आपका जो पोस्चरल असेसमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि पोस्चर को कैसे असेस किया जाए, ठीक है, वो जो हमारा पार्ट है वो अब यहाँ से शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टैंडिंग पोस्चर के बारे में, फिर इस तरह से हम लोग सिटिंग के बारे में बात करेंगे कि आखिर पोस्चर को एनालाइज कैसे किया जाए, कैसे समझेंगे कि एक नॉर्मल जो बॉडी पोस्चर होता है वो क्या होता है, और प्लस जो उसमें डेविएशंस जो आते हैं वो क्या होता है, तो हम लोग ज्वाइंट वाइज करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इन स्टैंडिंग। तो स्टैंडिंग की अगर हम लोग बात करें, तो स्टैंडिंग का सबसे पहले तो एक ऑप्टिमल पोस्चर क्या होता है। अब देखो यहाँ पे दो टर्म मिलेगा आपको। एक मिलेगा आपको आइडियल पोस्चर, ठीक है, एक मिलेगा आपको आइडियल पोस्चर और दूसरा मिलेगा ऑप्टिमल पोस्चर। क्या है दोनों में डिफरेंस, पहले तो वो समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइडियल पोस्चर मतलब कि एक आइडियली एक पोस्चर को कैसा होना चाहिए, ठीक है, यानी कि एक ट्रू पोस्चर कैसा होना चाहिए। अब चूंकि स्टैंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा रेफरेंस भी स्टैंडिंग की ही होगा। ठीक है, कि हमारा जो स्टैंडिंग का जो आइडियल पोस्चर है वो क्या होना चाहिए, बट होता क्या है इन रियल लाइफ। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, होना ये चाहिए और होता क्या है वो चीज। अच्छा, वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज आप लोग जान लीजिए कि पिछले वीडियो में मैंने जो बात करी थी आपसे, ये वाला टॉपिक जो हमने सजाइटल प्लेन के बारे में बात किया था, क्योंकि हम लोग जितना भी ऑब्जर्वेशन एंड ऑल जो भी कर रहे हैं हम लोग सजाइटल प्लेन की ही बात कर रहे हैं। तो पिछला वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो अगर आप लोग नहीं देखोगे तो मैं 100% गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आएगी चीजें। ठीक है, तो ये वीडियो जाकर के देख लेना, कई सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, कोरिलेटेड है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑप्टिमल पोस्चर इन स्टैंडिंग। अब क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रहा है, राइट, हमेशा एक्ट करता है, चाहे आप खड़े हो, चाहे आप बैठे रहो, चाहे आप कोई भी काम करो। लेकिन अभी हम चूंकि स्टैंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टैंडिंग में क्या हो रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा बॉडी पे एक्ट कर रहा है। तो जो हमारा आइडियल पोस्चर है वो पोस्चर कैसा होना चाहिए। सो इन आइडियल पोस्चर बॉडी सेगमेंट्स अलाइंड वर्टिकली एंड लाइन ऑफ ग्रेविटी पासेस थ्रू जॉइंट एक्सिस। तो आइडियल पोस्चर हमारा ये होना चाहिए कि जो हमारा जो बॉडी का जो सेगमेंट्स है वो बिल्कुल वर्टिकली अलाइंड हो। ठीक है, वर्टिकली मतलब इस तरह से, हॉरिजॉन्टली मतलब ये वाला। ठीक है, तो और लाइन ऑफ ग्रेविटी जितना भी जॉइंट का जो एक्सिस है उससे वो पास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब ये तो हुआ आइडियल पोस्चर, लेकिन ऑप्टिमल पोस्चर क्या है। अब जो नॉर्मल जो हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से है कि इम्पॉसिबल है बिल्कुल आइडियल पोस्चर को अटेन कर पाना, पॉसिबल ही नहीं है कि लाइन ऑफ ग्रेविटी हर एक जॉइंट के एक्सेस से पास हो सके। ठीक है, तो इसीलिए एक बॉडी का एक पोस्चर होता है जो कि आइडियल के बिल्कुल क्लोज होता है और उसको हम लोग बोल देते हैं ऑप्टिमल स्टैंडिंग पोस्चर। ठीक है, जिसमें कि लाइन ऑफ ग्रेविटी हमारा सारे जॉइंट के एक्सिस से तो भले पास नहीं करता लेकिन बिल्कुल उसके क्लोज जरूर रहता है। ठीक है, अब ये लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है तो पिछली वीडियो में मैंने बता चुका है, हर बार बताया हुआ हूं मैं। ठीक है, कि लाइन ऑफ ग्रेविटी बेसिकली ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है और ये बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसको पास ऑन होता है और ये वर्टिकल लाइन होता है। ठीक है, और यही लाइन ऑफ ग्रेविटी ही हमारा रेफरेंस लाइन है फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इसी लाइन के जो हमारा रेफरेंस में हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इसी लाइन पे वो एक्ट करता है। ओके, ओके, नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस एवरीथिंग। ओके, तो चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा बॉडी पे एक्ट कर रहा है, इसलिए आइडियल पोस्चर हमारा ये होना चाहिए कि बॉडी का जो सेगमेंट है वो वर्टिकली अलाइन होना चाहिए और लाइन ऑफ ग्रेविटी हर एक जॉइंट के एक्सेस से पास होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है फॉर अ नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन एक ऑप्टिमल पोस्चर जरूर पॉसिबल है जो कि आइडियल पोस्चर के बिल्कुल क्लोज होता है। और वो ऑप्टिमल पोस्चर क्या है कि लाइन ऑफ ग्रेविटी सारे जॉइंट के एक्सेस से तो पास नहीं करता, लेकिन जितने भी जॉइंट के एक्सेस हैं उनके बिल्कुल क्लोज होता है। अब यहां पे एक चीज समझो, लाइन ऑफ ग्रेविटी ये है
और मान लो जॉइंट का एक्सिस ये है, ध्यान से समझना इन चीजों को। मान लो ये जॉइंट का एक्सिस है, ये जॉइंट एक्सिस, एंड दिस इज योर लाइन ऑफ ग्रेविटी। अभी जस्ट मैंने कहा कि लाइन ऑफ ग्रेविटी पे ही हमारा फोर्स लगता है, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पे, अभी मैंने क्या कहा कि लाइन ऑफ ग्रेविटी जॉइंट एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, मतलब उसी से पास होना चाहिए। ये तो था हमारा आइडियल पोस्चर, राइट। लेकिन जो ऑप्टिमल पोस्चर है उसमें क्या कह रहा है कि बिल्कुल क्लोज होता है, यानी कि कुछ डिस्टेंस तो है। तो अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल फोर्स यानी टॉर्क के बारे में, तो एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या होगा, डिस्टेंस इनटू फोर्स, जो भी फोर्स हमारा लग रहा है। तो यहाँ टॉर्क प्रेजेंट तो है ना, भले ही बहुत ज्यादा कम है, लेकिन टॉर्क है तो सही। तो चूंकि टॉर्क यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स है तो जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा कम है। अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में समझाया हुआ है, ठीक है। इसीलिए external force are relatively small. Why? Because line of gravity is close to the joint axis. Now let's talk a bit more about this optimal posture. यहाँ पे देखो सेम चीज मैंने बताई हुई है, ये है हमारा जॉइंट का एक्सिस, ये है हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा ही सही लेकिन डिस्टेंस तो है, ठीक है। और लाइन ऑफ ग्रेविटी इज क्लोज बट नॉट थ्रू द जॉइंट एक्सिस, ठीक है। तो टॉर्क क्या होगा हमारा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इज अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेविटी और डिस्टेंस चूंकि हमारा छोटा है, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। अब चूंकि डिस्टेंस छोटा है तो टॉर्क भी क्या होगा, वो स्मॉल होगा, इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स भी स्मॉल होगा। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया हुआ है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारा छोटा होता है यानी कि कम होता है, तो इंटरनल फोर्स भी हमारा कम होता है, यानी कि मसल को या जितने भी पैसिव स्ट्रक्चर्स हैं उनको कम काम करना पड़ता है। थोड़ा ही काम करेंगे तो बॉडी क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहता है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें कि एक्सटर्नल फोर्स बहुत कम है, ठीक है, ये तो समझ गए कि एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल कम है। कम भले ही हो, लेकिन उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इंटरनल फोर्स भी तो चाहिए। तो वो इंटरनल फोर्स कहां से आएगा, तो वो इंटरनल फोर्स आता है हमारा कैप्सूल से, लिगामेंट से, ठीक है, और मसल्स के एक्टिविटी से। अब देखो, अब हम लोगों ने आइडियल पोस्चर और ऑप्टिमल पोस्चर को तो समझ लिया। ऑप्टिमल पोस्चर आइडियल पोस्चर के बिल्कुल नजदीक होता है, सेम नहीं होता। लेकिन ऑप्टिमल पोस्चर में भी थोड़ा बहुत डेविएशन हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है इन अ नॉर्मल पॉपुलेशन। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि ह्यूमन का जो बॉडी है, जितने भी ह्यूमन बॉडी है वो सभी अलग अलग है, किसी का भी बॉडी सेम नहीं होता, ठीक है। अब आप मोटे मोटे लोग में अगर आप देखेंगे या पतले लोग में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये डिफरेंस जो है, ये अगर डेविएशन जो है अगर बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, तो उसके कारण एक्सेसिव स्ट्रेन हो सकता है इन पैसिव स्ट्रक्चर्स एज वेल एज मसल्स, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेन अगर होगा तो इसका मतलब है कि मसल एक्टिविटी भी तो बहुत ज्यादा होगा ना, यानी कि इंटरनल जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो उस चीज को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है और उसके फिर अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जरूरत से ज्यादा सोलियस मसल अगर आपका काम करने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सोलियस मसल अगर काम करेगा तो क्या होगा, फुट जो है हमारा प्लांटर फ्लेक्शन में ही रहेगा, राइट। तो जरूरी, अब न्यूट्रल में अगर आप न्यूट्रली अगर आप एंकल को देखें, एंकल का जो न्यूट्रल पोजीशन होता है वो क्या होता है, वो ना तो प्लांटर फ्लेक्शन में होता है और ना ही वो डॉर्सी फ्लेक्शन में होता है, राइट, वो बीच में होता है। अब अगर कोई अगर मान लो डॉर्सी फ्लेक्सर्स ज्यादा काम करने लगे तो फुट हमेशा डॉर्सी फ्लेक्शन में ही रहेगा, या फुट का जो प्लांटर फ्लेक्सर मसल्स है वो ही बहुत ज्यादा अगर काम करने लगे तो वो प्लांटर फ्लेक्शन में ही रहेगा एंकल, ठीक है। तो वो चीज तो गलत होगा ना। तो इसीलिए अगर ज्यादा डेविएशन आ रहा है ऑप्टिमल स्टैंडिंग पोस्चर में, ठीक है, और उसके कारण अगर एक्सेसिव स्ट्रेन हो रहा है पैसिव स्ट्रक्चर्स में और एक्सेसिव मसल एक्टिविटी भी हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके खिलाफ एक्शन लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो ये डेविएशन ज्यादा है और बहुत ज्यादा टाइम तक है, तो इससे क्या होगा, एक तो फॉल्टी पोस्चर आपके बॉडी में होने लगेगा, लाइक एबनॉर्मल पोस्चर डेवलप हो जाएगा, राइट। और यही चीजें अगर ज्यादा टाइम के लिए होंगी तो ये बॉडी जो है वो हमारा हैबिचुअल हो जाएगा, और ऑन अ डेली बेसिस फिर बॉडी को लगेगा कि यही हमारा राइट पोस्चर है, ठीक है। तो फॉल्टी पोस्चर को बॉडी रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। और जो स्ट्रक्चर्स हैं, अब स्ट्रक्चर्स कौन कौन से, मसल हो गया या लिगामेंट हो गया, जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स हैं उनमें
ओवर टाइम अडेप्टेशन आ जाएंगी, यानी कि वहां पे शॉर्टनिंग भी हो सकता है, वहां पे लेंथनिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये तो था हमारा ऑप्टिमल पोस्चर। नाउ व्हाट इज ऑप्टिमल पोस्चर? सो वी फाइनली गॉट द आंसर। अब अगर हम लोग बात करें कि एनालिसिस, हाउ डू वी एनालाइज द स्टैंडिंग पोस्चर, अब यहां से ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो, ऑब्जर्वेशनल एनालिसिस ऑफ पोस्चर इन सैजिटल प्लेन इन्वॉल्व्स लोकेटिंग बॉडी सेगमेंट्स इन रिलेशन टू एलओजी। तो ऑब्जर्वेशनल एनालिसिस है, पहली बात तो देख के एनालाइज करना है हम लोगों को इन द सैजिटल प्लेन। क्या एनालाइज करेंगे? तो सबसे पहले तो बॉडी का सेगमेंट्स का हम लोग पोजीशनिंग देखेंगे। ध्यान से सुनना इस बात को, मैं रिपीट कर रहा हूं, बॉडी सेगमेंट्स पोजीशनिंग हम लोग चेक करते हैं इन रिलेशन टू एलओजी, ठीक है, इन रिलेशन टू लाइन ऑफ ग्रेविटी। आगे समझते हैं इसको क्या है। क्या करते हैं हम लोग, एक प्लम्ब लाइन या एक लाइन, मान लो एक रस्सी ही है, ठीक है, उसमें हम लोग एक वेट बांध देते हैं एक तरफ और उसको सीलिंग से ऐसे ड्रॉप कर देते हैं। और वो जो रस्सी है, उस एक इंसान नीचे खड़ा रहता है और वो जो रस्सी है वो कहां से पास कर रहा होता है? थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स ऑफ ईयर टू रिप्रेजेंट द एलओजी। और ये जो थ्रेड है, ये जो रस्सी है, ये जो धागा है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होता है लाइन ऑफ ग्रेविटी को, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि बॉडी का जो सेगमेंट है या जो जॉइंट है वो ज्यादा डेविएशन है वहां से या फिर कम डेविएशन है, ठीक है। सो देन थ्रू ऑब्जर्वेशन इट इज डिटरमाइंड दैट वेदर द बॉडी सेगमेंट और जॉइंट डेविएट्स वाइडली फ्रॉम नॉर्मल ऑप्टिमल पोस्चर अलाइनमेंट और नॉट। यानी कि ज्यादा डेविएशन है नॉर्मल पोस्चरल अलाइनमेंट से या कम डेविएशन है। इस डायग्राम को देखो और समझो। ये जो है, क्या है ये है हमारा थ्रेड या रोप, जो भी कह लो आप, ठीक है। प्लम्ब लाइन, ये है हमारा प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन क्या है? बेसिकली एक तरह का रेफरेंस लाइन। एंड एज यू कैन सी हियर इट इज पासिंग थ्रू एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, राइट। और यही है हमारा, ये हमारा रेफरेंस है लाइन ऑफ ग्रेविटी का। तो बस ऐसे करके हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे डेविएशन आ रहा है। अब अगर मान लो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के पास तो हम लोगों ने क्रॉस किया इस लाइन ऑफ ग्रेविटी वाले रेफरेंस को। मान लो जहां नी जॉइंट पे पास होना चाहिए, नी जॉइंट से आगे है या नी जॉइंट से पीछे है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे डेविएशन है। एंकल जॉइंट से अगर मान लो आगे है या पीछे है तो यहाँ पे भी डेविएशन है। हिप जॉइंट के से अगर आगे है या पीछे है तो हिप जॉइंट के पास डेविएशन है। सेम गोज विद वर्टिब्रल कॉलम, अगर यहाँ पे आगे या पीछे है तो वहां पे भी डेविएशन हो सकता है। तो हर एक लेवल पे हम लोग चेक करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो देखो, हिप है, नी है, एंकल है, इसके ऊपर क्या है? तो इसके ऊपर ये पूरा वर्टिब्रा है, राइट, वर्टिब्रा है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, एक एक करके देखेंगे का क्या सेंस है। हम लोग एंकल के बारे में भी पढ़ेंगे कि अगर एंकल का जो एक्सिस है, एंकल जॉइंट का जो एक्सिस है, अगर उसके आगे हो ये लाइन, ठीक है, अगर उसके आगे हो ये लाइन तो क्या होगा, ठीक है, अगर उसके पीछे हो ये लाइन तो क्या होगा। सेम गोज विद नी जॉइंट। नी जॉइंट में भी हम लोग देखेंगे कि अगर नी जॉइंट के अगर आगे है ये हमारा प्लम्ब लाइन तो क्या होगा, पीछे है तो क्या होगा, कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे, कौन सा मूवमेंट होगा, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में समझेंगे। पहले तो ये रेफरेंस जो था हमारा वो समझ लो, ठीक है। और जो हमारा स्टेप 1 है वो हम लोगों ने समझ लिया कि एक प्लम्ब लाइन है, उसके एक तरफ वेट बांध करके उसको ऐसे नीचे ड्रॉप कर देना है, और वो जो लाइन जो है वो हमारा पास कर रहा है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से। चलो अब यहां तक तो समझ में आया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि लाइन ऑफ ग्रेविटी हेड के एंटीरियर से होकर के पास किया, ठीक है, हेड के एंटीरियर से होकर के पास किया, वर्टिब्रल कॉलम के एंटीरियर से होकर के पास किया, या लोअर एक्सट्रीमिटी का जितना भी जॉइंट है उसमें से कोई भी एक जॉइंट्स के या सारे जॉइंट्स के एंटीरियर होकर के वो पास किया, ठीक है। सो द एक्सटर्नल फोर्स विच इज योर ग्रेविटेशनल मोमेंट विल टेंड टू कॉज द सेगमेंट ऑफ बॉडी सुपीरियर टू जॉइंट इन एन एंटीरियर डायरेक्शन। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लो यहाँ पे तो एग्जांपल में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है ना, कि पासेस एंटीरियर टू हेड, वर्टिब्रल कॉलम, या कोई भी जॉइंट लोअर एक्सट्रीमिटी का। एक जॉइंट उठा लेते हैं, मान लेते हैं कि हिप जॉइंट के एंटीरियरली वो पास किया लाइन ऑफ ग्रेविटी हमारा, ठीक है। तो अगर हिप जॉइंट के एंटीरियरली अगर लाइन ऑफ ग्रेविटी पास कर रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या होगा,
it will tend to force the segment of body superior to joint in an anterior direction. तो superior to joint मतलब क्या? Superior to hip joint, यानी कि hip joint के अगर anteriorly line of gravity पास कर रहा है तो hip joint के superiorly जो भी joint है वो सारे joint या वो जो पूरा बॉडी का जो एक सेगमेंट है वो एंटीरियरली वो मूव करेगा। किसके कारण? यहाँ पे जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है उसके कारण। ठीक है, मैं एक बार वापस रिपीट कर दे रहा हूं। इफ लाइन ऑफ ग्रेविटी passes anterior to head, vertebral column or joints of lower extremities, the external force will tend to force the segment of body superior to joint in an anterior direction. एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया हिप जॉइंट, तो हिप जॉइंट के ऊपर जितने भी जॉइंट हैं, जितने भी बॉडी सेगमेंट्स हैं, वो सारा हम लोगों का एंटीरियरली हो जाएगा, एंटीरियरली मूव करेगा इन एन एंटीरियर डायरेक्शन अगर लाइन ऑफ ग्रेविटी हमारा हिप जॉइंट के एंटीरियरली पास होता है। अब आप कहोगे कि क्या हो अगर पोस्टीरियर हो तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। अगर हिप जॉइंट के पोस्टीरियरली अगर हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी पास कर रहा है तो हिप जॉइंट से ऊपर जो बॉडी का जो सेगमेंट है वो पोस्टीरियरली वो मूव करेगा, यानी पोस्टीरियर डायरेक्शन में वो शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे आ गया हमारा मेन जो हमारा टॉपिक है, यानी कि सजाइटल प्लेन अलाइनमेंट एंड एनालिसिस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? जॉइंट वाइज लेकर के चल रहे हैं, यानी कि एंकल में क्या होगा, नी में क्या होगा। तो देखो ऐसा है कि सजाइटल प्लेन अलाइनमेंट एंड एनालिसिस, जिसमें कि हम लोग एक एक जॉइंट्स के बारे में हम लोग जो बात करने जा रहे थे अभी, ठीक है, तो इसको मैं चाह रहा था ना कि एक एक वीडियो करके अपलोड करूं, यानी कि नेक्स्ट वीडियो हम पूरा का पूरा एंकल जॉइंट के बारे में डिस्कस कर लें, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा नी जॉइंट के बारे में डिस्कस कर लें, फिर उसके ऊपर वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो ऐसे सेपरेट वीडियोस अगर बनेगा तो मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा आसानी होगा समझने के लिए, और हमारे पास टाइम भी ज्यादा होगा छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करने के लिए। अब जैसे कि क्या क्या छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करना होगा वो भी समझो। ये जो एंकल जॉइंट में अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में, उसको हम लोगों को ओपन चेन के बारे में भी थोड़ा सा बात करना है, क्लोज्ड चेन के बारे में भी थोड़ा सा बात करना है, फिर थोड़ा सा कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी बात करना है, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करना है। ठीक है, तो देखो मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जिन्होंने पता होगा कि ये ओपन चेन क्या होता है, क्लोज चेन क्या होता है, सब मतलब मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को तो पता ही होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि अगर ये चीजें दोबारा से एक बार डिस्कस हो जाए तो सारी चीजें फ्रेश हो जाती हैं। ठीक है, सेम गोज विद कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं एंकल जॉइंट के बारे में, और जो छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक्स जो बातें हैं, उसको भी हम लोग उसी वीडियो में कवर अप कर लेंगे, और हमारे पास टाइम भी बहुत ज्यादा होगा, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब आपका काम क्या है, आप जाकर के बुक खोलो और वहां पर से एक एक चीजों को आप उठाओ। जो चीजें समझ में नहीं आ रही है मुझे इंस्टा पे डीएम करो कि हाँ सर ये चीज समझ नहीं आ रहा, आप वापस से समझाइए। मैं जहां तक होगा वहां तक आप लोगों का हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो देखना मत भूलना। मैं कमेंट में जाकर के पिछला वीडियो का मैं एक काम करता हूं, मैं पूरा प्लेलिस्ट जो मैंने सेपरेट बनाया उसका ही पूरा लिंक मैं कमेंट में डाल देता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।